हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस फिजिक्स। आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये चैप्टर इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैथ्स पार्ट 2 क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट जाता है, तो इसीलिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के थ्योरम्स कर ले और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि चैप्टर सेकेंड लास्ट चैप्टर है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि लास्ट चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर कर लेंगे तो हर एक चैप्टर का, दोनों चैप्टर का वेटेज 5-5 मार्क्स है। इसीलिए मैं ये चैप्टर आपको कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 हम करेंगे। अभी दो एक्सरसाइज है इसमें, 7.1 और 7.2। दोनों एक्सरसाइज से एक एक सम आते हैं। 7.1 से कभी 3 मार्क का आ जाता है तो 7.2 से 2 मार्क का, या कभी 7.1 से 2 मार्क का तो 7.2 से 3 मार्क का। दोनों में से ही सम्स आने ही वाले हैं पक्के, और एक एक सम आने वाले। टोटल वेटेज है 5 मार्क। दो एक्सरसाइज है, काफ़ी सिंपल है दोनों ही एक्सरसाइज। अगर आपने थोड़ा भी कंसेप्ट पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड 10th में तो आपको इजीली हो जाएगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो भी यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको। पहला सम अगर हम देखते हैं, यहाँ पे पहला सम दिया है कि लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। तो अगर एक कॉइन 6 बार टॉस किया गया है तो क्या चांसेस है कि दोनों का डिफरेंस, जो नंबर x रिप्रेजेंट होगा उसके कितने चांसेस है। तो अगर हमने कॉइन को 6 बार टॉस किया है तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस किसके बीच में, हेड और टेल के बीच में। क्योंकि एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हो सकता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वैसे यहाँ पे 6 कॉइन टॉस किए गए, तो हो सकता है पहले टाइम पे 6 के 6 हेड आ जाए और एक भी टेल ना आए, तो वो टाइम पे हेड और टेल का डिफरेंस रहेगा 6 - 0, दैट इज 6। वैसे ही अगले टाइम अगर लेंगे तो हो सकता है 5 हेड आ जाए और एक टेल हो जाए, तो 5 - 1 4 हो जाएगा। अगले टाइम में ऐसे ही हेड रिड्यूस हो जाएगा और टेल बढ़ जाएगा, तो 4 हेड और 2 टेल, तो 4 - 2 2। फिर 3 हेड और 3 टेल हो सकते हैं, इसलिए 3 - 3 0। फिर 2 हेड हो सकते हैं और 4 टेल हो सकते हैं, तो 2 - 4, क्योंकि ये मॉड में है तो मॉड में जो भी नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव ही नंबर रहेगा, इसीलिए 2। वैसे ही 1 हेड और 5 टेल है तो 1 - 5 4 होगा क्योंकि मॉड में है, और वैसे ही या तो एक भी हेड नहीं होंगे और 6 के 6 और टेल हो सकते हैं। तो ये चांसेस है अलग अलग कि हेड और टेल के डिफरेंस बिटवीन में, जो कि आपको क्रमशः यहाँ पे मिल गए हैं। तो इसीलिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या रहेगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ये चारों के अलावा और कोई नंबर नहीं, इसीलिए हमने 0, 2, 4 और 6 रखा है। किसको रखा है, एक्स को। क्या है एक्स, हेड और टेल के बीच का डिफरेंस है। ऐसे ही सेकेंड सम है, अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 बॉल हम एक रैंडमली निकाल रहे हैं, जहाँ पे एक्स डिनोट कर रहा है कि ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, कि जब 2 बॉल आप निकाल रहे हो, रेड 5 रेड और 2 ब्लैक में से, तो एक्स वो चांसेस है कि इसमें से आपको ब्लैक बॉल निकलेगा ही निकलेगा। तो हमने लिख दिया एक्स को, क्या, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, सैम्पल स्पेस क्या होगा 4 बॉल आपको निकालने हैं, 2 बॉल रैंडम निकालने हैं आपको, ठीक है। तो ये हो सकता है 2 के दोनों रेड हो जाए, हो सकता है पहला ब्लैक हो दूसरा रेड हो, या हो सकता है पहला रेड हो दूसरा ब्लैक हो, या हो सकता है 2 के दोनों ब्लैक हो। तो ऐसे आपको 4 सैम्पल स्पेस मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसी आउटकम को हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही दिया है कि दोनों रेड, मतलब एक भी ब्लैक नहीं आएगा, चांसेस 0 है। तो एक भी ब्लैक नहीं आएगा क्योंकि 2 के दोनों रेड आ जाएंगे। एक ब्लैक एक रेड या रेड ब्लैक दोनों, तो चांसेस कितने होंगे, 1 होंगे। और वैसे ही 2 के दोनों ब्लैक आने के चांसेस, तो उसको हम लोगों ने 2 ले लिया क्योंकि 2 के दोनों बॉल में चांसेस क्या रहेंगे, 2। तो इसलिए चांसेस क्या होंगे एक्स के, जो कि ब्लैक आने के हैं, 0 1 2। 0 कब आएगा, जब 2 के दोनों क्या हो, रेड हो, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, स्टेट इफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 से हमेशा एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आता ही आता है, और अगर ना आया हो तो कोई अलग अल्टरनेटिव क्वेश्चन आपको आएगा। तो इसलिए याद रखो, ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या पीएमएफ बोलते हैं, वो पीएमएफ का मतलब होता है ये जो सारे एडिशन है ना पीएक्स के, सबका एडिशन क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो मास कैसा होगा, पीएमएफ 1 होगा, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमेशा कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको वेरीफाई करना है कि 0 आने का चांसेस कितना है, 0.4, 1 आने का चांसेस कितना है, 0.4, 2 आने का 0.2। तो
पीएमएफ किसी भी रैंडम वेरिएबल का हमें जस्टिफाई करना है। पहला क्या जस्टिफाई करना होता है, जो पीआई की वैल्यू दी होती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, और 1 से क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला और दूसरा कंडीशन है कि सब सारे जो पी एफ एक्स है ना, सबका एडिशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहला तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पे सारे वैल्यू आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3 या 0.4, 0.4, 0.2, ये सब के सब पॉजिटिव में ही है, तो सारे वैल्यू 1 से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाइड है। सेकेंड कंडीशन देखिए, पी ऑफ आई मतलब ये सबका एडिशन, तो 0.4, 0.4 और 0.2, तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब हमारा पीएमएफ कितना आ रहा है, 1। तो पीएमएफ जब भी 1 आएगा तभी हमारा प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मास फंक्शन सेटिस्फाइड होगा। तो इसीलिए पीएफ कैन बी रिगार्डेड एज पीएमएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि सारे वैल्यूज जो दिए गए हैं सब पॉजिटिव है, और ऊपर से सबका एडिशन भी क्या आ रहा है, पीएफ का 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, चाहे आपको एमसीक्यूज में आ जाए, चाहे ऐसे सॉल्व करने के लिए आ जाए। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी दिया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 दिया है, सब 0.1, 0.5, 0.2, -0.1 और 0.2 दिया है। तो शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पे तो पहला कंडीशन पी ऑफ आई का सबके सब वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन एक वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे एक थर्ड का वैल्यू -0.1 ना, तो ये, और जो समीशन है एडिशन है, मतलब सबका एडिशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे पी ऑफ पहले ही -0.1 है टेबल में दिया है, जो कि पी आई की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी नहीं है, और इसीलिए वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है पहला वाला। तो पहला वाला कंडीशन ही अगर सेटिस्फाई नहीं है, पहला वाला कंडीशन ही अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो हम इसको बोल नहीं सकते कि ये पीएमएफ होगा। भले इसका एडिशन 1 आ जाए, लेकिन अंदर के सारे वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, जो कि हमारे इस केस में नहीं था। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला केस है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे सारे वैल्यूज तो पॉजिटिव है, तो चलो फिलहाल हमारा फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। और सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, 0.1, 0.6 और 0.3, तीनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसीलिए जो पी ऑफ एक्स है वो क्या रिगार्ड करेगा, पीएमएफ रिगार्ड करेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सारे वैल्यूज पॉजिटिव ही है, और सबके एडिशन एक बार देख लेते हैं। अगर हमने सबको ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है, 0.95, जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो इसलिए कैन नॉट बी रिगार्डेड होगा, इसलिए कैन नॉट बी रिगार्डेड होगा। याद रखो यही सब आने वाला है एमसीक्यूज में 2 मार्क के लिए, क्योंकि आपके मैथ्स के एमसीक्यू 2 मार्क के होते हैं। वैसे ही अगला वाला देखिए 0.6, 0.1, 0.2, तो सबसे पहला केस 3 के तीनों कैसे दिए हुए हैं, पॉजिटिव दिए हुए हैं। अब तीनों का एडिशन हम देख लेते हैं। तीनों का अगर हमने एडिशन किया तो तीनों का एडिशन करने पे आपको कितना आ रहा है, 0.9 आ रहा है, जो कि 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। वैसे ही अगला क्वेश्चन है 0.3, 0.4, 0.3, तो पहला केस तो तीनों सेटिस्फाइड है, क्योंकि तीनों 0 से बड़े हैं। और जो दूसरा केस है, तीनों का एडिशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये पीएमएफ है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको मस्ट डू करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, हर सेकेंड ईयर पूछा जाता है, वैल्यू भले चेंज होगी लेकिन पूछा जाता है, तो इसलिए आप उसको अच्छी तरह से याद रखिए। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए ये सब के सब क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चन 3 मार्क के लिए हैं, और सारे क्वेश्चन में से अगर पीएमएफ वाले क्वेश्चन नहीं आए तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो यहाँ पे 2 कॉइन को टॉस किया है, तो हमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड। तो अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किया तो हो सकता है दोनों हेड आए, हो सकता है पहला टेल रहे दूसरा हेड रहे, हो सकता है पहला हेड हो दूसरा टेल हो, और हो सकता है 2 के दोनों टेल हो। तो x मैंने दे दिया नंबर ऑफ हेड रिप्रेजेंट करने का, 2 कॉइन को टॉस करने का, तो दोनों हेड आएंगे, तो हेड दोनों आ रहे, 2 बार आ रहे, तो इसलिए 2, हेड एक बार आ रहा है इसलिए 1, हेड यहाँ पर भी एक बार आ रहा है इसलिए 1, और एक बार भी हेड नहीं आ रहा है इसलिए चांसेस क्या है, 0 रख दिया मैंने। तो ये हमारा क्या हो गया, फिलहाल तो चांसेस हो गए हैं। अब इसीलिए हेड चांसेस हो गए, तो x को हमने ले लिया चांसेस, जो कि 0, 1 और 2 हो गए। तो हमने दोनों बार हेड देखा था, या एक बार हेड एक बार टेल, या टेल हेड है या दोनों टेल है, सबके चांसेस 4 आने वाले, तो हर एक को हम कितने के 1/4 में डिवाइड कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे चांसेस क्या थे, दोनों हेड आ सकते हैं, या दोनों टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो हर एक के आने के चांसेस कितने, 1/4 हम मान के चलेंगे, तभी 1/4 सबका एडिशन कितना होगा, 1 होगा। याद रखिए ये हमने
क्लास 10th में भी किया था, तो इसलिए हर एक के चांसेस कितने हो जाते हैं, 1/4 बन जाते हैं। तो अब x इक्वल्स टू 0 मतलब एक भी हेड नहीं आ रहा है, मतलब क्या आएगा, दोनों टेल, तो उसका चांसेस कितना 1/4। वैसे ही अब कम से कम एक हेड आएगा तो दो चांसेस है, वैसे एक बार हेड और पहला टेल, और पहला हेड और दूसरा टेल, और दूसरा हेड और पहला टेल, ऐसे दो चांसेस है। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 होगा, और 2/4 को हम कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। वैसे दो के दोनों हेड आ जाए तो चांसेस कितना हो जाएगा, 1/4 वो भी हो सकते हैं। तो ये हमारे चांसेस हो गए। हेड एक भी नहीं आने के कितने हैं, जब दोनों टेल आएगा 1/4। हेड एटलीस्ट एक आने के दो चांसेस, इसलिए 1/2 हो जाएंगे। और टेल दोनों हेड आने के चांसेस कितने हैं, एक है, तो वो भी 1/4। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से करके जाइएगा, बहुत ही ईजी है। वैसे ही यहाँ पे दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। अगर हमने 3 कॉइन को टॉस किया है साइमल्टेनियसली तो नंबर ऑफ टेल्स आने के चांसेस कितने। तो अगर 3 कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस क्या होंगे, हो सकता है तीनों हेड आ जाए, हो सकता है पहला 2 हेड आए और तीसरा टेल आ जाए, फिर यह हो सकता है बीच वाला टेल आ जाए और बाकी दोनों फर्स्ट और थर्ड हेड आ जाए। वैसे ही पहला हेड आ जाए बाकी दोनों टेल आ जाए, वैसे ही पहला टेल आ जाए बाकी दोनों हेड आ जाए। तो ऐसे कितने चांसेस हो जाते हैं टोटल, 4 5 6 7 8, टोटल कितने चांसेस हो जाएंगे, 8 चांसेस हो जाएंगे। ये हमने 10th में भी किया था सेम सम। लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेल्स। तो x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल्स, तो पहला है कि एक भी टेल नहीं आएगा। एक भी टेल नहीं आने का चांसेस कब है, जब 3 के तीनों हेड रहेंगे। तो तीनों टॉसेस हेड है तो वैसा एक ही चांसेस बनेगा, इसलिए 1/8। अब x हेड एटलीस्ट एक आने का, तो टेल एटलीस्ट एक आने का, सॉरी, तो टेल एटलीस्ट एक आने का चांसेस क्या होगा, ये 1, ये 2 और वैसे ये 3 और यहाँ पे 3 चांसेस। तो इसीलिए तीनों चांसेस मैंने लिखे 1/8 1/8 1/8, हर एक के चांसेस 1/8 हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, 3/8। मैं रिपीट करता हूँ, सैम्पल स्पेस टोटल 8 है, इसलिए हम हर चांसेस को देख रहे हैं। तो यहाँ पे टेल एक बार आ रहा है तो इसलिए 1, एक बार आ रहा है 1, एक बार आ रहा है, तो तीनों के बेस तो सेम रहेंगे इसलिए 8 लिखा है। और ये 1 + 1 + 1 तो 3, तो 3/8 याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब वैसे ही 2 बार 2 हेड आने के कितने चांसेस, 2 टेल आने के कितने चांसेस है, 2 टेल आने के हो सकता है पहला हेड आए बाकी दोनों टेल आए, हो सकता है पहले दोनों बीच में टेल आ जाए और फिर हेड हो जाए, हो सकता है दोनों टेल हेड आ जाए। तो वापस वही 8 8 8 8, तो 1 1 1, तो 3/8। x इक्वल्स टू 3 मतलब 3 के तीनों टेल आने के, तो 3 के तीनों टेल आने के एक ही चांस है, इसलिए 1/8 हो जाएगा। तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने आ गए, एक भी बार टेल नहीं आएंगे, वो कैसे आएंगे, जब तीनों हेड रहेगा तो एक ही चांसेस है। एटलीस्ट एक हेड आएगा, ऐसे कितने चांसेस है, 3, तो 3/8 हो जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड आएगा तो कितने चांसेस, 2 टेल आएगा, सॉरी, कितने चांसेस है, 3, तो 3/8। और एटलीस्ट 3 के तीनों टेल आएंगे, वैसे एक चांस है, तो इसलिए 1/8। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हमें ऐसे ही लिखना रहता है हर बार रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 मार्क के लिए आपको आया आता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है, वहां पे दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। अब कॉइन को कितनी बार टॉस किया जा रहा है, 4 बार टॉस किया जा रहा है, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ हेड निकालने। जैसे आपने नंबर ऑफ टेल निकाले ना, उसी प्रकार आपको नंबर ऑफ हेड भी निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 कॉइन टॉस किया जा रहा है, तो याद रखो यहाँ पे 4 बार टॉस हो रहा है तो 4 स्क्वायर होता है, दैट इज कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हो सकता है चारों हेड आ जाए, हो सकता है 3 हेड 1 टेल आए, ऐसे 3 हेड 1 टेल आ जाएंगे, और हो सकता है 2 हेड 2 टेल आए, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चांसेस आपको है। ये आपको 10th में नहीं था, लेकिन 11th में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में था, लेकिन फिर भी नहीं, तो यहाँ पे आप याद रखिए। और हो सकता है 4 के चारों भी आपको टेल आ जाए। तो ये नॉर्मल सा इक्वेशंस है, आपको खुद भी कर सकते हो, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने, वो मेन इंपॉर्टेंट है, 16 है। तो सबसे पहले हमने x ले लिया, x को क्या ले लिया, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेड की वैल्यू क्या ले सकते हैं, हो सकता है एक भी हेड ना आए, हो सकता है एटलीस्ट एक हेड आए, हो सकता है एटलीस्ट 2 हेड आए, हो सकता है 3 हेड आ जाए, हो सकता है 4 के चारों हेड आ जाए। कब, जब 4 बार टॉस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 ये हमारे 5 अलग अलग केसेस है। तो हम बारी बारी से एक को सॉल्व करेंगे। पहले में क्या दिया है, x = 0 मतलब एक भी बार आपका हेड नहीं आ रहा है। तो एक भी बार हेड नहीं आएगा, ऐसा कब होगा, जब 4 के चारों टॉस कैसे रहेंगे, टॉस कैसे रहेंगे, टेल रहेंगे। तो टेल रहने का चांसेस 1 है, तो इसीलिए 1। वैसे ही अगले में दिया है आपको यहाँ पे चांसेस प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, 1/16। ये क्या था, जब एक भी बार आपको हेड ना आए तो चारों टेल आ रहेंगे। अब एटलीस्ट एक बार हेड आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक बार हेड आ गया, यहाँ पर भी एक हेड आ गया, एक हेड आ गया, मतलब एग्जैक्ट 1 हेड। ऐसे कितने चांसेस है, 4, तो हमने लिखे टोटल 4। तो इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हेड एक आने का
तो 1 तो कितना चांसेस है 4 और टोटल चांसेस कितने सैम्पल्स पे 16, तो 4/16 इसको कट कर दो तो आ जाएगा 1/4। अब इसी प्रकार x = 2 मतलब हेड 2 आने चाहिए। तो देखो 2 हेड, ये 1 2 ये 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे टोटल 6 कंडीशन हो गए। तो n ऑफ x कितने आ गए हमारे 6 और n सैम्पल स्पेस कितना है 16। तो 6/16 को सॉल्व करोगे तो 2 3 = 6 और 2 8 = 16, तो 3/8 आ जाएगा। वैसे ही x = 3 मतलब 4 टॉस में से 3 हेड रहे, तो यहाँ पे 1 चांसेस 2 और 3 और ये 4 चांसेस होंगे। तो नंबर ऑफ x कितना आएगा 4 और सैम्पल स्पेस कितना है 16, तो 4/16 कितना होगा 4 1 = 4 और 4 4 = 16। वैसे ही x = 4, तो x = 4 मतलब चारों बार आपको हेड ही आया, तो ऐसे एक ही चांसेस रहेगा इसलिए 1/16। तो आपके चांसेस क्या क्या हो गए 0, एक भी बार नहीं आया होगा मतलब चारों टेल, ऐसे 1/16 एक ही चांस होगा, और एटलीस्ट एक हेड आया हो तो यहाँ कितने चांसेस है 4, तो 4/16 को हमने सॉल्व किया था तो आ गया था 1/4। वैसे ही एटलीस्ट 2 हेड आया हो तो कितने चांसेस हो गए आपको 3/8 हो गए। वैसे ही 3 हेड आया हो तो चांसेस कितने थे 1/4, तो 1/4 लिखा हमने, और वैसे ही 4 आया तो 1/16। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन आपको 3 से 4 3 मार्क के लिए आएगा आपको। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई, मतलब 2 डाई फेंका गया है, वेयर अ सक्सेस डिफाइन एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाइस, मतलब एटलीस्ट एक डाइज में 4 आ जाए, किसी भी एक 2 डाई हम फेंक रहे तो पता ही आपको 36 चांसेस होते हैं, हमने 10th में बहुत बार समय से किए 1 1 1 2 ऐसे चांसेस लिख के। तो यहाँ पे सक्सेस कब होगा जब हमारा एटलीस्ट एक कॉइन में 4 एटलीस्ट आया हो, नंबर 4 एटलीस्ट आया हो। ठीक है, तो इसको 2 मेथड है, चाहे आप ये लेंदी मेथड फॉलो कर लो, यहाँ पे है इससे सॉल्व कर लो, और चाहे एक और शॉर्टकट मेथड है जो मैं प्रेफर करूँगा कि आप भी एग्जाम में यही करना, क्योंकि टाइम बचाओ बाकी सम्स के लिए भी, तो इसलिए हम मेथड 2 करेंगे। मेथड 1 आप खुद देख लेना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स में रख दिया है तो आप खुद भी देख सकते हो। ये 10th स्टैंडर्ड का मेथड था, लेकिन हम जो 12th वाला मेथड है वो फॉलो करेंगे, वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे लेट x हमने क्या डिनोट किया है नंबर ऑफ सक्सेस, कब पॉसिबल वैल्यू ऑफ x के लिए, तो x वैल्यूज़ के लिए 0 1 और 2, मतलब यहाँ पे पहले गेटिंग ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 का चांसेस कितना होगा 2 ही चांसेस होगा। क्यों? क्योंकि आपने टॉस किया है, एक डाइस को अगर टॉस करते हो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आते हैं ना आपको, 1 2 3 4 5 6, तो 4 से ज़्यादा नंबर कौन से है 5 और 6, 2 ही नंबर है ना, तो इसलिए हमने 2 लिखा। तो 2/6 क्या हो जाएगा 1/3, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो P आ गया। लेकिन P + Q क्या होता है यहाँ पर याद रखिए, इस चैप्टर में और इसके बाद वाले चैप्टर में दोनों में याद रखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी, कि P + Q = ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो P हमारा कितना आ गया 1/3, तो Q कितना हो जाएगा 1 - P, तो P का वैल्यू कितना है 1/3, तो इसलिए 1 - 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, तो इसलिए P का वैल्यू भी आ गया, Q का वैल्यू आ गया। अब चीज़ें आसान हो जाएगी हमें सॉल्व करने के लिए। जैसा कि पहला P x = 0, मतलब एक भी चांसेस नहीं है सक्सेस का, तो नो सक्सेस का होगा मतलब क्या, सारे फेलियर्स ही होंगे, क्योंकि सक्सेस को हमने क्या चूज़ किया है P ना, गेटिंग एटलीस्ट ग्रेटर देन 4, तो Q हमारा ऑन सक्सेस रहेगा, तो नो सक्सेस Q × Q 0 आने का मतलब 2 के दोनों टॉस में क्या रहेंगे आपके 4 से छोटे नंबर रहेंगे, तो Q² हो जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना था 2/3, से 2/3 × 2/3, तो कितना आ गया 4/9। आई रिपीट अगेन, P हमारा यहाँ पे सक्सेस है और Q हमारा सक्सेस नहीं है, तो सक्सेस है कितना है 1/3, तो सक्सेस प्लस अनसक्सेस कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए अनसक्सेस कितना आ गया 2/3। तो नो सक्सेस का मतलब ही क्या हो गया Q, तो Q × Q, क्योंकि दोनों टॉस है ना, दोनों कॉइन दोनों डाइस है ना, तो दोनों डाइस पे Q ही आ रहा है, मतलब 4 से छोटे ही नंबर आ रहे हैं, इसलिए Q² लिया है 4/9। वैसे ही x = 1, मतलब एटलीस्ट एक सक्सेस आ रहा है, तो एक सक्सेस आ रहा है मतलब एक सक्सेस रहेगा और एक अनसक्सेस रहेगा, मतलब 2 डाइस है ना, तो इसलिए हो सकता है पहला डाइस आपका अनसक्सेसफुल हो लेकिन दूसरा डाइस पे सक्सेस हो, और हो सकता है पहले डाइस पे सक्सेसफुल हो दूसरा अनसक्सेसफुल हो। तो टोटल कितने हो गए 2PQ हो गए, तो हमें P का भी वैल्यू पता है, Q का भी वैल्यू पता है, और 2 तो हम लोग मल्टीप्लाई कर ही देंगे, 2 2 = 4 हो जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा। वैसे ही x = 2, तो x = 2 का मतलब क्या, कि यहाँ पे 2 के दोनों सक्सेस ही हो, तो 2 के दोनों सक्सेस मतलब P × P, P², तो P का वैल्यू कितना था आपका 1/3, तो इसीलिए 1/3 × 1/3 कितना हो गया हो 1/9। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ऐसे अगला समय देखिए, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, मतलब 6 बल्ब खराब है,
अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब 30 में से हम 4 बल्ब हमेशा निकालते हैं सैंपल चेक करने के लिए कि बल्ब सही है या नहीं, लेकिन 6 तो क्या है ऑलरेडी उसमें डिफेक्ट मिल गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। याद रखो 30 में से ऑलरेडी 6 बल्ब क्या है डिफेक्टिव है, लेकिन हर बार हम कितने निकाल सकते हैं, 4 ही बल्ब निकाल सकते हैं चेक करने के लिए। तो x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो सकता है एक डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव, हो सकता है 3 और हो सकता है 4। तो यहाँ पे P गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, तो कितने हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑलरेडी दिए, 6 बल्ब डिफेक्टिव है, कितने में से 30 में से, तो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, तो P आ गया 1/5। तो नॉन डिफेक्टिव कितने रहेंगे 1 माइनस P, अभी देखा हमने P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो इसलिए 1 माइनस 1/5, तो कितना हो जाएगा 4/5। तो पहला नो डिफेक्टिव बल्ब, मतलब एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो सारे चांसेस कैसे होंगे, 4 के चारों, 4 बल्ब निकाले, 4 के चारों कैसे हैं, जल रहे हैं, तो मतलब Q इंटू क्यू 4 बार Q कर देना, तो Q⁴, Q की वैल्यू कितनी थी, हमने 4/5 निकाली, तो उसका ⁴ हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा आपको 64, 64 4 जा 256, और वैसे ही 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625, ये हो गया आपका चांसेस। अब वैसे ही 1 डिफेक्टिव, मतलब कम से कम एक डिफेक्टिव हो, तो एक डिफेक्टिव है मतलब आपका तीनों नॉन डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव, फिर तीनों 2 पहला, सेकेंड बल्ब, थर्ड बल्ब आपका नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, मतलब डिफेक्टिव हो सकता है, वैसे ही सेकंड हो सकता है, वैसे ही फर्स्ट हो सकता है, तो 1 2 3 4 आप चारों लिख सकते हो रैंडमली। तो कितने हो जाएंगे ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो, लेकिन 3 बल्ब तो कैसे होने वाले आपके, 3 तो नॉन डिफेक्टिव रहने वाले ना, तो क्यू का तो कितना रहेगा, पावर 3 रहेगा, और पी का पावर हमेशा 1 रहने वाला है, तो कितने चांसेस है 1 2 3 और 4, तो इसलिए 4, और पी देखो सब में एक ही पी है इसलिए पी, और सब में 3 क्यू है इसलिए Q⁵3। तो हमने पी का वैल्यू निकाला है, कितना निकाला है 1/5, जो कि क्या है गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, और क्यू का वैल्यू निकाला है दैट इज गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव 4/5, तो 4/5 का क्यू, तो कितना हो जाएगा 4 का क्यू कितना होगा, 4 4 जा 16 4 जा 64, 4 4 16 4 64, 64 4 जा 256, और 5 5 जा 25 5 जा 125, ठीक है, और 125 5 जा 625। वैसे ही गेटिंग 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे चांसेस, कितने हो जाएंगे डिफेक्टिव वाले के, तो क्यू कितनी बार आ जाएगा यहाँ पे आपकी, पी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, क्योंकि 2 डिफेक्टिव बल्ब बोल दिया है ना। तो ऐसे कितने चांसेस होंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 चांसेस होंगे, जिसमें से 2 अगर डिफेक्टिव है तो ऑब्वियसली 2 नॉन डिफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि टोटल चांसेस कितने हैं 4 है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हमें 6 बार चांसेस, इसलिए 6 लिखा है, पी का वैल्यू भी कितना 1/5, क्यू का वैल्यू कितना है 4/5, तो 1/5 का स्क्वायर और 4/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 16 है, 16 6 कितना हो जाएगा 96, और 5 5 जा 125, सॉरी 5 25, और यहाँ पर भी 5 5 था 25, तो 25 25 625 हो जाएगा। अब यहाँ पे P = X = 3, मतलब 3 डिफेक्टिव बल्ब आने चाहिए, मतलब डिफेक्टिव बल्ब तो आपको पता ही है P है, तो देखिए 4 में से 3 P आ रहे हैं, यहाँ पे 4 में से 3 P आ रहे हैं, तो अगर 3 P आ रहा है तो Q कितना आएगा, एक ही आएगा ना, 3 P आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे चांस कितने टोटल 4 चांसेस है, ठीक है। तो P मतलब डिफेक्टिव बल्ब आने के P⁵3 हो जाएगा, और Q कितना रहेगा 1 ही रहेगा, तो Q का वैल्यू 4/5 है और P का वैल्यू 1/5 है, तो इसलिए 1/5 का क्यूब, तो वापस यही सेम है, 4 4 16 और ये वापस 625। 4, अब 4 के चारों आपके डिफेक्टिव बल्ब, मतलब 4 के चारों P होने चाहिए, तो ऐसा केसेस कितना है 1 ही रहेगा, तो इसलिए P⁴, तो 1/5 था, 1/5 का पावर 4 कितना हो जाएगा 1/625 हो जाएगा, ठीक है। तो चांसेस अपने कितने हो गए, 0 थे मतलब नॉन डिफेक्टिव, तो 256/625, 1 तो 256/625, वैसे ही 2, वैसे ही 3, वैसे ही 4, हमने सबको इंडिविजुअली बारी बारी से निकाल लिया, तो आपको बस ऐसे लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 मार्क के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कॉइन इज टॉस, हेड इज 3 टाइम्स, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियसली 2-3 क्वेश्चन इस पर कर लिए हैं, तो ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, आप देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुके हैं, याद रखो वहाँ पे k की वैल्यूज बदल दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो k की, देखो x का वैल्यू दिया 0 1 2 3 6 7 चांसेस है, और फिर करस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटी आया 0k 2k 3k, तो हमें पहले निकालना है k का वैल्यू, फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी जो कि 3 से छोटा हो, फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी जो कि 4 से बड़ा हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें पता है कि सबका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, 1 होता है। इसलिए सारे जो वैल्यूज ऑफ के है उसको सबको आपको ऐड करके क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो हमने सबको लिखा, देखो 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k। तो यहाँ पे k और 2k कितना हो गया, 3 3 2 5 5 और 3 8 8 और एक 1 9, ठीक है। तो 9k हो गया और k² 1 2 कितना हो गया, 3 3 + 7 10, तो इसलिए 10k² + 9k और ये +1 था, इस तरफ लाओ तो -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 10 × 1 10 आना चाहिए, और ऐड करने में कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो हमने फैक्टर लिया 10 और -1, क्योंकि अगर 10 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा -10, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और 10 को अगर -1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 9, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। तो हमने 9 को लिखा 10k - k। याद रखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझा रहा हूँ, जो कि आपके ऑलरेडी आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 10k है और यहाँ पर भी 10k है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने 9k को कैसा लिया, 10k - k लिया। तो 10k हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ से k बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। वैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो k + 1 वापस, तो 2 बार k + 1 है, तो उसको एक बार लिखा और एक बार 10k - 1 लिख दिया। तो 10k का वैल्यू हो सकता है 1 और k का वैल्यू हो सकता है -1, इसलिए k का वैल्यू हो जाएगा 1/10 और k का वैल्यू -1। तो 2 वैल्यू हो गया, लेकिन k का वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लिखते। याद रखो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का हमने रूल पढ़ा था कि पॉजिटिव 0 से बड़ा ही नंबर होना चाहिए, तो 0 से बड़ा के लिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो k का वैल्यू सिर्फ एक ही होगा चांसेस, दैट इज़ 1/10। तो पहला केस हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा, प्रोबेबिलिटी क्या दिया है कि k का वैल्यू, जो ये x का वैल्यू है वो 3 से छोटा हो। तो 3 से छोटा होने चांसेस क्या है, या तो 0 या तो 1 या तो 2, मतलब 0 1 और 2, ये 3 ही वैल्यू आएंगे। तो 0 वाला तो 0 ही है, क्योंकि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो। 1 वाला क्या है, k है, और 2 वाला क्या है, 2k है। तो k + 2k कितना हो जाएगा, 3k, और k का वैल्यू कितना है, 1/10, तो इसीलिए आ गया 3/10। याद रखो, आई होप आपको समझ में आया हो, यही सब सम आते हैं एग्जाम में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, उसमें क्या था कि k का वैल्यू जो होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा होने के चांसेस क्या है, 5 6 और 7। याद रखो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया था, इसलिए हम 4 को कंसीडर नहीं करेंगे, 4 से बड़े ही नंबर को। तो क्या थे, 5 था, 6 था और 7 था। तो 5 6 और 7, तो 5 का वैल्यू है k², 6 का वैल्यू था 2k² और 7 क्या था, 7k² + k था। तो k 1 और 2 3 हो गया, 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया, और k, तो 10k² + k। तो अगर आपने 10k का वैल्यू डालो, दैट इज़ 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी k का वैल्यू 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर तो 1/100 ही रहेगा, और तो 1/100 और 10 कितना हो जाएगा, 1/10 वापस, और ये कितना हो जाएगा 1/10, तो 2/10 हो जाएगा। 2/10 क्या हो जाएगा, 1/5। ये आपका आंसर। तो ये भी 3 से 4 मार्क के लिए आ जाता है। नेक्स्ट टाइप का और एक क्वेश्चन है, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये भी बहुत आता है 3 मार्क के लिए, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम e⁻x से डिनोट करते हैं, वेरिएंस ऑफ एफ को वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसे डिनोट करते हैं। आगे मैंने सॉल्व किया, आपको बताऊंगा मैं। ऐसे टेबल दिया है आपको, ठीक है। ये टेबल को आपको पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हमने x की वैल्यू हमें दी है -2 -1 0 1 2, हमने लिख दिया। फिर p ऑफ x की वैल्यू दी थी 0.2 0.3 0.1 0.15 0.25, हमने लिख दिया। सारे p को ऐड कर दिया, जो कि हमेशा 1 होना चाहिए, वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब x इंटू पी, मतलब -2 × 0.2, तो कितना हो जाएगा, -0.4, -1 × 3 0.3, 0 × 0.0 ही रहेगा, 1 × 0.15 0.15, और 2 × 0.25 0.5 हो जाएगा। अब ये सबको भी आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें पता है 0.7 हो गया है, और यहाँ पे कितना है 0.65 है, तो कितना आ जाएगा 0.05। याद रखो, 0.7 माइनस 0.65 करने वाले हम, तो आ जाएगा 0.05, वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। याद रखो, माइनस में ये था वैल्यू, इसीलिए इसको -0.05। और वैसे ही x²p, मतलब इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है इससे। तो इसको स्क्वायर करोगे -2 को, तो कितना आएगा 4, तो 4 × 0.2 0.8, -1 को स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, 1 × 0.3 0.3 हो जाएगा। वैसे ही 0 का स्क्वायर, वैसे ही 1 का, वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 4 × आपको 0.25 आएगा, तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज भी आपको ऐड करने हैं। तो हमने x1 p1 को भी ऐड कर दिया, x²p को भी ऐड कर दिया है, और p को भी ऐड कर दिया है। अब यही वैल्यू मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो यही वैल्यू हमने लिख दिया, जो जो हमने ऐड करा था वो सारे वैल्यूज़ हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ना, तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x1 × p1। तो x1 × p1 हमने निकाला है, कितना है, -0.05।
0.05। तो ये आपका पहला फार्मूला और पहले फार्मूला का पहला वैल्यू। दूसरा फार्मूला वेरिएंस ऑफ एक्स है, वो क्या होता है x1 स्क्वायर इंटू पी, समेशन है, समेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑल, माइनस xi pi द होल स्क्वायर। तो xi स्क्वायर pi लिया था, कितना था 2.25 आया था, और x1 p1 द होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा 0.025 का, और 0.05 का 0.0025 आ जाएगा। तो 2.25 माइनस 0.025 तो आ जाएगा 2.2475। तो याद रखो ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। वैसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x where x is number obtained on uppermost face where a fair die is thrown। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दोनों ही निकालना है, जहाँ पे x क्या है वो वैल्यू है जो अपर मोस्ट फेसेस पे, मतलब किसके, डाई के, एक डाई फेंकते हो ना तो अपर मोस्ट फेसेस पे व्हेन अ फेयर डाई इज अपर मोस्ट, तो x अपर मोस्ट फेसेस पे क्या होगा, डाई एक डाई अगर फेंक रहे हो, देखो फेयर डाई बोला ना, मतलब एक डाई फेंकते हो तो क्या होता है, या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो 6 आता है। तो चांसेस हर एक के आने के कितने, 1/6 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसका वैल्यू क्या लिखते हैं हम, समेशन ऑफ x ना, दैट इज बिलोंग्स टू क्या, सैम्पल स्पेस, तो x इंटू पी एक्स लिखते हैं, x इंटू पी एक्स। याद रखो x क्या है आपका यहाँ पे, पहला है 1, ठीक है, उसका चांसेस कितना है 1/6 ही है। वैसे अगला x क्या है 2, उसका भी चांसेस कितना है 1/6 है। वैसे ही 3, उसका भी चांसेस कितना रहेगा 1/6 रहेगा। अगला 4, तो उसका भी चांसेस 1/6, 5 उसका भी चांसेस 1/6, और 6 उसका भी चांसेस 1/6। तो p ऑफ x आपके 1/6 सबका सेम ही रहेगा, और x आपका क्या है, बदलेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे बदल गया। तो हमने क्या किया, 1/6 सब में कॉमन था इसलिए कॉमन ले लिया, बचेगा क्या अंदर, 1 + 2 + 3 4 5 6। तो सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 21, और नीचे क्या है 6। तो अगर आप इसको 3 7 21 करोगे और 3 2 करोगे 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू 3.5। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर, तो e ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर आपका ये है, हाँ क्या, एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो एक्स स्क्वायर पी एक्स मतलब जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, एक बार 1 तो 1 इंटू 1/6, हर एक का चांसेस कितना है 1/6 ही रहेगा ना। तो इससे 2 स्क्वायर, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, क्योंकि फेयर डाइज है ना, तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 में कोई भी कंडीशन आ सकता है। तो इसलिए हर कंडीशन का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, हर एक का चांसेस कितना है 1/6 ही है ना आने का, वो माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49, और 2 का स्क्वायर 4। तो अगर आपने 1/6 सब में कॉमन ले लिया ना, तो अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36। ये सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, 91/6। तो 91/6 माइनस 49/4। तो अगर आप इसमें से कॉमन लोगे, एलसीएम लोगे, मतलब 4 और 3, देखो ना, 6 2 ये 3 2 है ना, और ये 2 2 है। तो मैंने अगर एलसीएम ले लिया, क्या कॉमन ले लिया मैंने, 12 ले लिया एलसीएम। तो 12 ले लिया, तो 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 91 182। वैसे ही 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 49 कितना हो जाएगा 147। तो 182 माइनस 147 कितना होता है 35, तो इसलिए 35/12। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.916। तो ये आपका एक्सपेक्टेड हो गया, ये आपका वेरिएंस हो गया। अब ऐसे 3 टॉसेस है और एक फेयर कॉइन है, तो ये आपको आ जाएगा, सेम मेथड है, सब कुछ सेम करना है। ये अभी ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, यहाँ पर भी सेम है, 2 डाइज आर थ्रोन डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। तो ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सिक्सेस है, जब 2 डाई फेंका है, 2 डाई फेंका है तो आपको पता है ना टोटल 36 चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, x = 0, पहला केसेस हमने एज्यूम किया है, जो कि क्या है, नॉट गेटिंग 6 ऑन एनी डाइस। तो ऐसे क्या चांसेस होंगे, पूरा 6 का कंडीशन आपको जो 6 1 6 2 6 3 याद है ना, वो सब एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 6 तो ऐसे ही चले गए, बाकी हर एक इंडिविजुअल में से, जैसे 1 में वालों में आता है ना 1,6, ये आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर 2,6 भी हटाओ, 3,6 हटाओ, ऐसे ही 4,6 5। तो ऐसे सारे हटा देंगे, जिसमें 6 आते हैं ना वो सब हटा के
बिना उसको हटा के तो कितने बचेंगे, 25 बचते हैं, कितने में से, 36 में से, तो x इक्वल टू 0, जहाँ पे एक भी 6 ना है। अगला, कम से कम एक 6 आए, तो ऐसे कितने होंगे, 6 ऑन फर्स्ट डाई एंड नंबर ऑफ 6 ऑन सेकेंड डाई। तो हो सकता है कि पहले डाई पे 6 आए और हो सकता है दूसरे डाई पे 6 आए। तो पहले डाई पे 6 आए मतलब पहले डाई पे आए तो 1/6 एक ही चांस होगा, और दूसरे पे एक भी 6 ना आए तो हो सकता है 5/6, क्योंकि 2 कॉइन फेंका है तो एक डाइस पे 6 आएगा ही और दूसरे पे नहीं आएगा, तो नहीं आने वाला चांस कितना है, 5/6, और आने वाला चांस कितना है, 1/6। टोटल चांस है कितने, 6, तो इसलिए 1 इंटू 5 2, 2 5 जा 10, 10/6 इंटू 6 36 हो जाएगा। वैसे x इक्वल टू 2, मतलब दोनों पे 6 आए, तो ऐसे कितना चांस है, एक ही है ना, जब दोनों डाइस पे 6 आता है, याद है ना, 2 टॉयस, अगर आप 2 डाइस फेंकते हो तो 6,6, तो एक ही चांस है, इसलिए 1/36। तो आंसर कितना, 0 1 और 2, मतलब एक भी ना आए 6, कितना है, 25/36, एटलीस्ट एक आए तो 10/36, एटलीस्ट एक भी ना आए मतलब एटलीस्ट एक ही आए तो 1/36। तो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन, अब क्या वापस सेम हुई, x1 इंटू पी x1, तो x क्या क्या वैल्यू है, 0 है, 1 है और 2 है, p का x वैल्यू ये सब है, तो 0 इंटू पी मतलब 25/6, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। वैसे ही 1 इंटू 10/36, तो ये तो वैसे ही रहेगा, 2 इंटू तो 2/36 हो जाएगा। तो 10/36 प्लस 2/36, 36 कॉमन है, सेम है बेस, और 10 प्लस 2 कितना होगा, 12, तो 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया गया हो, ठीक है। अब ऐसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया है 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट एक्स डिनोट द लार्जर नंबर ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द पहले 6 इंटीजर्स में से, पहले 6 में से मतलब पूरे 1 से लेके आएंगे, कहाँ तक आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मान लो पहला मैंने 6 का 6 रखा, तो 6 के 6 में तो कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इनटू दूसरे में क्या, क्योंकि पहले 6 में से ऑलरेडी एक ले लिया तो बच्चे कितने, 5 ना, तो टोटल 6 5 ज़ा 30 वेज, मतलब 30 वे परमुटेशन होता है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको 11th में पढ़ाया गया है, जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हमें 2 नंबर लेना है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कितने में से, 6 पॉजिटिव, 6 मान लिया, 1 2 3 4, पहले 6 बोला है ना, तो 5 6 ये, तो पहला नंबर लेने कितने चांसेस थे, पूरे 6 के 6 अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने लिखा 6। तो एक बार अगर मान लो मैंने 1 ले लिया तो बचे कितने हैं, बाकी के 5 ना, इसलिए 6 इंटू 5 किया, इसलिए 30 वेज आया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब ऐसे दिया है x रिप्रेजेंट द लार्जर नंबर ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन, तो x कैन टेक द वैल्यू, बाकी कितने बचे, लार्जर नंबर बोला है ना, तो लार्जर नंबर मतलब 1 से लार्जर नंबर, तो 2 3 4 5 6, तो x इक्वल्स टू 2 आने का, x इक्वल्स टू 2 आने का चांसेस कितना है कि हो सकता है पहला 1 हो, दूसरा 2 हो सकता है पहला 2 हो, दूसरा 1 हो, तो ऐसा कितने चांसेस है, सिर्फ 2 ही चांसेस है, जहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो इसलिए 2 बाय टोटल कितने 30 वेज में से, तो 1/15 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 3 मतलब 3 वैल्यू आने चाहिए, तो 3 वैल्यू आने वाले कितने चांसेस है, यहाँ पे 4 है, तो इसलिए 4/30, तो हो गया 2/15। वैसे ही x का वैल्यू 4 आने का चांसेस कितना है, 1 के साथ भी आ सकता है, 2 के साथ आ सकता है, 3 के साथ आ सकता है, ठीक है, 4 के साथ आ सकता है, तो ये सब दिया है चांसेस, और 4 2 4 1 ऐसा, तो कितना हो गया, से 1 2 3 4 5 6 6/30, तो 1/5। x इक्वल टू 5, तो 1 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, ठीक है, और वापस ऐसे ही 5 4 5 3 5 2 5 1, तो टोटल कितने हो गए वापस, वो 5 हो गए, 8 हो गए, तो 8/30, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 15 ज़ा 30। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम बारी बारी से एक एक नंबर ले रहे थे और हमने सारे नंबर ले लिए। अब x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 का चांसेस क्या है, हो सकता है 1 के साथ आए, 2 के साथ आए, 3 के साथ आए, 4 के साथ आए, 5 के साथ आए, फिर वापस वही 6 5 6 4 6 4 3 6। याद रखो डबल बार 6 नहीं रिपीट करना है, सिर्फ एक ही बार बोला है, सारे नंबर्स एक बार बोले, इसलिए 2 बार रिपीट कोई नंबर नहीं कर रहे। तो कितने चांसेस थे, 10 है ना, तो 10/30, तो 1/3। तो आपको यही पूछा गया था। तो 2 कितने थे, 1/15, 3 आने का चांसेस 4, 2/15, 4 आने का 1/, एक्चुअली वो 3/5 था, उसको सॉल्व किया है, फिर 5 आने का कितना था, 4/15, 6 आने का भी कितना था, 10/30, दैट इज़ 1/3। तो आपको ये आ गया। एक्सपेक्टेड का फार्मूला क्या है, x1 p x1, तो x मतलब क्या, वही 2 3 4 5 6, और px क्या मतलब इसकी वैल्यू, तो 2 की कितनी, 2 इंटू 1/15, 3 इंटू 2/15, 4 इंटू 1/5, 5 इंटू 4/15 और 6 इंटू 1/3। सबको ऐड करेंगे, सब में 15 है, तो सबके एलसीएम देखो, अगर इसको एलसीएम लेना है 15, तो 3/5 3 कर दो, और 3 5 का कितना हो जाएगा 15, और वैसे यहाँ पे 5 से कर दो, और यहाँ पे भी 5 से कर दो, तो इसलिए सबके 15 हो गए, तो हो जाएंगे 2/15, 6/15,
तो यहाँ पे मैं यही बोल रहा था कि 6 आने के चांसेस, तो ये सब हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 2, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया आपको 15 लाने के 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर ही 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पर भी 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, या तो करो या तो नहीं करो, तो एक्चुअली कर ही दो 6 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली वो 30 आएगा, तो ये 30 आएगा आपका, 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा, इसलिए 30 + 20 50 हो जाएगा, 50 और 62 हो जाएगा, 62 और 8 70, तो 70/15 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 14 ज़ा और 5 3 ज़ा, तो इसलिए 14/3 आपका आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए आप, इसी टाइप के सम रिपीट होने वाले, जैसे कि 14th वाला सम मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सेम वैसे ही रिपीट हो रहा है। सम ऑफ नंबर से ऑब्टेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, 2 फेयर डाइस है मतलब कितने 36 कंडीशन आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि 36 कंडीशन आएगा। अब इसको मैं 10th स्टैंडर्ड के मेथड से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लेंदी पड़ेगा। चांसेस कितने हमें यहाँ पे इवेंट क्या दिया इन द फॉर्म ऑफ एक्स और पी, मतलब एक्स को हमने पहला ले लिया, दूसरे वाई को क्या ले लिया, दूसरे डाइस का नंबर ले लिया, तो दोनों 1 2। तो इसमें मैं यही बोल रहा था कि दोनों एक्स को हमने मान लिया फर्स्ट डाइस का थ्रो, वाई को मान लिया दूसरे डाइस का थ्रो, तो 1 3 4 5 6 वो दोनों केस में रहेगा। और मैक्सिमम सम हमने जैसे 1 1 2 2 1 3 लिया था। अब इसी का आपको टेबल बनाना है, तो x1 वो होगा जहाँ पे दोनों का एडिशन क्या होता, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सब ने लिख लिया। पी ऑफ एक्स क्या होगा, उसके चांसेस ऐड होने के 2 होने के चांसेस कितने 1, और 3 होने के मतलब या तो 1 + 2 और दूसरा आएगा 2 और 1, तो ये कितने हो गए, दोनों के एडिशन 3 होने के चांसेस कितने 2 चांसेस है। वैसे ही 4 होने के, तो 4 होने क्या होंगे 1 3 2 2 है ना, और 3 1 ऐसे, तो कितने हो जाएंगे चांसेस 3 हो जाएंगे। वैसे ही 5, वैसे ही 4। फिर x इंटू पी मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई 2 × 1/36 2/36, 3 × 2 36/36 ये हो जाएंगे। फिर ऐसे ही x² इंटू पी एक्स मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/36, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 4 × 1 दैट इज 4/36, 3 का स्क्वायर 9 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। तो इसे हमने पूरे टेबल बना लिया। इसके सबके एडिशन हमने कर लिया, सबके बेस देखो, सबके बेस 36 ही है, तो सबका एडिशन हमने करा। और वैसे ही यहाँ पे सबके यहाँ पे बेस एडिशन सबके बेस ऐड करके हमने किया, तो कितना आ गया 7 आ गया, क्योंकि ये टोटल अपॉन 36 होगा तो दैट इज 7 आ गया। वैसे ही x², ये सबका भी बेस 36 ही है, और सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1974 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे e ऑफ x मतलब x1 इंटू पी x1 होता है, वो कितना ऑलरेडी हमने 7 कर लिया है। x² मतलब इसी का x² इंटू पी एक्स, तो ये कितना है 1974 डिवाइड बाय 36 है। अब वेरिएंस क्या होता है ex माइनस ex द होल स्क्वायर, ये हमने प्रीवियस सम में देखा था। तो वह ex² मतलब 1974 डिवाइड बाय 36, तो 36 इंटू 49 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 36 इंटू 49 आ जाएगा 1764। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको आ जाएगा 210, तो 210/36। ये भी 5 से, ये 6 से जाएगा, 6 6 ज़ा 36 और 6 3 ज़ा 18 और 3 कैरी 6 5 ज़ा 36, दैट इज 35/6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर इसी तरह यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एविएशन निकालना होता है, तो स्टैंडर्ड एविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस का वैल्यू कितना है 35/6 है, तो इसीलिए आ गया अंडर रूट वेरिएंस दैट इज 35/6, तो दैट इज 2.415, तो ये हो गया आंसर। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, क्लास है 15 स्टूडेंट हुज एजेस आर, सब 15 स्टूडेंट है क्लास में, उनके एजेस ऐसे है 14 17 15 14, तो ये उनके एजेस दिए हुए हैं। ठीक है, और 1 स्टूडेंट इज सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट हैज़ द सेम चांसेस ऑफ बीइंग चूजन एट द एज x selected a student recorded. What is the probability distribution of random variable x? Find the mean standard deviation of x. तो यहाँ पे क्लासेस के एजेस दिए हैं, मिनिमम एज क्या है बच्चे का 14 है, मैक्सिमम कितना है आई गेस 21 है, तो हमने लिखा मिनिमम 14 कितनी बार रिपीट हो रहा है ये हमें देखना है, तो यहाँ पे 1 और ये 2 ट्वाइस रिपीट हो रहा है। वैसे 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 बार रिपीट हो रहा है, 16 कितनी बार रिपीट हो रहा है 16 ट्वाइस हो रहा है। तो ऐसे हमने सबके एजेस और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी। अब बाद में आपको करना क्या है, 14 कितनी बार है तो 2, टोटल कितने स्टूडेंट थे 15, तो 2/15, 15 के एज का कितने बच्चे हैं, एक ही बच्चा है, और कितने में से 15 बच्चे में से। वैसे 16 कितना 2/5 हो जाएगा, 17 का कितना होगा 3/15, 18 का 1/15, तो ये सब हो गया पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक टेबल बनाया और उसी टेबल में हमने x लिख दिया और उसके p ऑफ x की वैल्यू लिख दी। अब आपको करना क्या है, मीन ऑफ x निकालना है, दैट इज e raised to x,
वो क्या होता है x1 इंटू पी एक्स वन। टाइम टू टाइम हम यही सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज x इंटू पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ आई ही आपका वैल्यू है, या पी ऑफ आई जो भी बोल सकते हो। तो 14 इंटू टू दैट इज 2 इंटू 5, फिर 15 इंटू 1 इंटू 15, 16 इंटू 2 इंटू 15, 17 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 15, 19 इंटू 2 15, ठीक है, 20 इंटू 3 इंटू 3/15, 21 इंटू 1/15। सब में अगर आप देखोगे 1/15 कॉमन है, 1/15 कॉमन निकाल लो, 14 2 ज़ा 28, 15 1 ज़ा 15, 16 2 ज़ा 32, 17 3 ज़ा 51, 18 1 ज़ा 18, 19 2 ज़ा 38, 23 ज़ा 60 और 21 1 ज़ा 21। ये सबको अगर आप ऐड करोगे तो 263 आता है। तो 263/15 हो जाएगा 17.53। ये आपका हो गया मीन, दैट इज x1 पी x1 का वैल्यू। ई एक्स स्क्वायर क्या होता है, x1 स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो x1 स्क्वायर मतलब यही 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/15, 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/15 प्लस 16 का स्क्वायर 2/15, ठीक है। ऐसे हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिए। वापस ये सब में आप देखोगे तो 1/15 कॉमन है, तो 14 का स्क्वायर दैट इज हो जाएगा 196, 196 इंटू 2 392, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होगा 256, 256 इंटू 2 512, 17 का स्क्वायर होगा 289, 289 इंटू 3 करोगे तो 867 होता है। 18 का स्क्वायर होता है 324, और 324 इंटू 1 तो 321 ही रहेगा। 19 का स्क्वायर हम आपको एक ले लेंगे, 361 हो जाएगा, 361 हो जाएगा, और 361 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 722। और 20 का स्क्वायर तो आपको पता ही है कि 400 होगा, 400 मल्टीप्लाई बाई 3 1200, और 21 का स्क्वायर 441। तो सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा डिवाइड बाय 312.2 दैट इज ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ई एक्स आ गया तो हमको वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए देखो जो दो कंडीशन है, तो यहाँ पे हम लोग वेरिएंस के लिए कंडीशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर पी एक्स ई एक्स द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो एक्स स्क्वायर पी एक्स अभी हमने निकाला 312.2, और ये 17.53 था, इसका स्क्वायर करोगे तो 307 आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 4.9। स्टैंडर्ड एविएशन 4.9 है। ये आप एग्जाम में चाहे ऐसे रख दोगे तो भी फुल मार्क्स ही मिलेगा आपको। अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला तो अच्छी बात है, क्योंकि 3 मार्क का सम है तो इतना कैलकुलेशन ही बहुत टफ होता है। बच्चे वैसे भी अगर एक सम आया तो इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इतना वो सारे कंडीशन नहीं पूछने वाले। यहाँ पे जो मैंने आपको बताए हैं अभी पहले वाले, ये पूरे कंडीशन नहीं पूछेंगे आपको, थोड़े ही कंडीशन पूछेंगे, लिमिटेड। या तो मीन पूछ दिया या तो वेरिएंस पूछ दिया, सब नहीं पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सवाल तो सब कर रहे हैं वेरिएंस, लेकिन पूछेंगे थोड़ा, या तो वेरिएंस पूछेंगे, मीन पूछेंगे, या तो स्टैंडर्ड एविएशन पूछेंगे, ऐसा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन है, इन अ मीटिंग ऑफ 70% ऑफ द मेंबर फेवर्स एंड 30 अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। मतलब कोई एक प्रपोजल है किसी मीटिंग में, वहाँ पे 70% लोग उसका क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, 30% लोग उसका अपोज कर रहे हैं। अ मेंबर इज सेलेक्टेड रैंडम एंड वी टेक x इक्वल्स टू 0 इफ ही अपोज एंड x इक्वल्स टू 1 इफ ही इज इन फेवर। हमने मेंबर रैंडम ले लिया, और x इक्वल 0 कब होगा, जब कोई भी सब उसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। और अगर x इक्वल्स टू 1 लिया मेंबर को, तो क्या कर रहा है वो मेंबर, फेवर में है। तो फेवर में रहेगा तो x इक्वल्स टू 1, अपोज कर रहा है तो x इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं, तो x इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे फेवर में नहीं है, तो कितने परसेंट है, 30%, तो 0.3 हो जाएगा। वैसे फेवर में कितने, 70%, दैट इज 70/100, तो 0.7 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अपोज कितने लोग कर रहे हैं, 0.3, और फेवर में कितने, 0.7। तो ये हमने लिख दिया, ये काफ़ी सिंपल है। टाइम टू टाइम अभी हमने 1 घंटे से वही कर रहे हैं हम लोग। ई ऑफ एक्स क्या होगा, समेशन ऑफ x1 पी x1। तो ई x1 का कितना होगा, 0, जो फेवर में नहीं है 0.3, तो 0 ही हो जाएगा। जो फेवर में है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1, x इक्वल टू 1 होगा ना जब फेवर में होंगे, तो दैट इज 0.7 ही रहेगा। वैसे x का स्क्वायर मतलब x1 पी x1, तो 0 का स्क्वायर वैसे भी 0 है, पूरा 0 ही होने वाला है, तो बचा यही 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 इंटू 0.7। अब वेरिएंस हमें पता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर कितना है, 0.7, और ई एक्स द होल स्क्वायर है 0.7 का होल स्क्वायर, दैट इज 0.49। सब्ट्रैक्ट करोगे 0.70 को 0.49 से, तो आपको आ जाएगा 0.21, और ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन टफ जाता है तो प्लीज़ आप ये चैप्टर जरूर करके जाओ, नहीं टफ जाता तो भी करके जाओ, टफ जाता है तो भी करके जाओ, क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है ये भी, और इसके बाद वाला भी मैं कराने वाला हूँ। पहले तो इसके बाद वाला एक एक्सरसाइज बचा है वो कर देता हूँ,
7.1 और 7.2 कर लिया तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, और उसके बाद आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लोगे तो भी आपके और 5 मार्क्स जुड़ जाएंगे, तो आपके टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो याद रखो 10 मार्क्स ये हो गए, आपको ऑलरेडी वहाँ पे 20 मार्क प्रैक्टिकल में मिलते ही है, तो आपको बाकी चैप्टर में से आपने थ्योरम भी कर लिया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, तो भी वहाँ से आपको एटलीस्ट 7 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप ऑलरेडी मैथ्स में पास हो। तो मैथ्स में फेल होना तो इम्पॉसिबल है अगर आपने ये दोनों चैप्टर कर लिए तो, क्योंकि अगले चैप्टर में आपको एक ही एक्सरसाइज है, खाली यही चैप्टर में आपको 2 एक्सरसाइज, तो 3 एक्सरसाइज आपके 10 मार्क मिल रहे हैं। तो आप अपना स्कोर करो, जो अच्छे 70-75 लाना चाहते हैं, पार्ट 1 अच्छे से प्रिपेयर करो मैथ्स का, और पार्ट 2 के इतने ही चैप्टर्स करके जाओ, लास्ट के 2 और थ्योरम कर लो, बस हो गया आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट कर देना आपको कैसा लगा, और इसीलिए ताकि मैं अगला एक्सरसाइज भी आपको अपलोड कर दूँ। थैंक यू।